रहीम, तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 16। आप और मैं एक रूम में कैसे सो सकते हैं? कमल शशोपंज में पड़ी हुई थी, जैसे सब हस्बैंड वाइफ सोते हैं। कलाई पे घड़ी उतार के साइड पे रखते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, वो और बात होती है, हमारा तो वो सीन ही नहीं है। कमल जिद चाहिए। अच्छा, क्या सीन चाहती हो? आफताब उसके पास आया। कमल दांतों से लब काटने लगी, जो कि आफताब को नागवार गुजरा। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, जोमानी अंदाज में कहते उसके लबों पे निगाहें जमाई। 1 मिनट के लिए तो कमल को समझ ही ना आई बात। अगले ही लम्हे हैरत से इस बेबाक शख्स को घूर के देखा। आप मेरे लिए दूसरा रूम, मिसेज, आप इसी रूम में सोएंगी, समझी? आप बात काटते हुए रुख बदल के कबर्ड से अपने कपड़े निकाले। लेकिन आपने कहा था बिना किसी शर्त के आपके अपार्टमेंट में और हक से खानविला में। फिर ये कमरे की शर्त क्यों? वो दवाबन हुई और सामने आई। उसके माथे पे के बाल आफताब ने आंख तिरछी करके देखे। ये शर्त नहीं है, एक सिंपल सी बात है, तुम मेरे साथ इसी रूम में रहोगे। इतना बड़ा कमरा है, अलग रूम की वजह? आफताब उसके पास होते घूरते हुए बोला। वो 2 कदम पीछे हटी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, नज़रें चुराते हुए। अच्छा, शौहर के साथ कंफर्टेबल नहीं? आफताब ने दांत पीसते हुए कहा। शौहर नहीं, ज़बरदस्ती का शौहर। आपने खुद को मुझ पर मुसल्लत किया है। कमल की बात पे आफताब तैश में आ गया। हाथ में पकड़े कपड़े सोफे पे फेंके। क्या मुसल्लत किया खुद को? तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, या अपने तुमसे अपने शौहर होने के हकूक़ हासिल करना चाहे, या कोई जुल्म तशद्दुद किया? बोलो, निकाह किया है बाकायदा शरई तरीके से, और इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल थी। कदम ब कदम इसकी जानिब बढ़ाता वो इसे बेड तक ले आया, और वो यकदम बेड पे गिर गई। आइंदा लफ्ज़ों का इंतखाब सोच समझ के करना। गुस्से से इसे वॉर्न करता पीछे हटा। सोफे से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गया। कमल वहीं पीछ ताप खाती रह गई। फ़ौरन से मोबाइल से वो सिम बंद की जिससे वो केके से बात करती थी। बेड पे बैठते एक गहरा सांस खारिज किया और बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। अपना एहतसाब करने लगी, लेकिन बैठे बैठे ही वो नींद की वादियों में खोने लगी। आफताब कमरे में आया तो इसे बैठे हुए सोते पाया। हैरत से चलता उसके पास आया और उसके दोनों तरफ हाथ रखते उसके चेहरे के पास झुका और उसके चेहरे के नैनक्श को बहुत फुर्सत से देखने लगा। अपने दिल की एक हार्ट बीट मिस की। आंखें बंद करके दोबारा खोली। वो वैसे ही सो रही थी। क्या बात है मिसिज, आपकी बैठे बैठे भी सो जाती हैं? अनजाने और क्या खूबियाँ हैं आप में जो धीरे धीरे सामने आएंगी? धीरे से कहते हुए कमल के चेहरे पर फूंक मारी तो वो किस्मसाती हुई रुख फेर गई। आफताब ने उसके गुलाबी गाल देखे तो शिद्दत से जी चाहा इन पे अपनी शिद्दत दिखाए, लेकिन कुछ सोचते हुए पीछे हटा और कमल को धीरे से अपनी गोद में उठा के बिस्तर पर लेटाया। वो गहरी नींद में थी, इसलिए कोई खिलो खिज्जत न की। इस पे अच्छी तरह कंफर्टेबल डालकर खुद लैपटॉप लेके बैठ गया। काफ़ी देर यूं ही काम करते गुजर गई। टाइम पे नज़र पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। लैपटॉप बंद करता और लाइट ऑफ करते हुए वह साइड टेबल ऑन कर गया, लैंप ऑन कर गया। कमल की तरफ करवट लेके उसके चेहरे पे नज़रें जमाए सोने की कोशिश करने लगा, जो कि आज तो मुश्किल ही से आनी थी कि कमल को खानविला ले जाना चाहता था। लेकिन पहले वो तबस्सुम खान को अपने एतमाद में लेके ही इन्हें निकाह के बारे में बताना चाहता था, ताकि वो उसके साथ साथ दें। और इसे बाकी किसी की परवाह न थी। उसके बाद ही वो कमल के करीब जाना चाहता था। सोते हुए वो भी नींद की वादियों में खो गया था। मैंने भी यही सोचा था कि आपका और नाबिया का ग्रैंड रिसेप्शन करवाना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि हमारी बहू आई है। खानम ने प्यार से पास बैठे शाहमीर के गाल पे प्यार करते हुए कहा। नाबिया ने शर्मा के नज़रें झुका लीं। आपकी मम्मा जान ठीक कह रही हैं, क्यों ना है कल ही ये नेक काम कर लें? अरबाज खान ने राय दी। आपकी बात ठीक है बाबा, लेकिन दीजे के बिना कुछ? बेटा, एक बार वलीमा हो जाने दो, फिर दीजे को भी जाके ले आएंगे। मनाना पड़ेगा मना लेंगे, पाँव भी पड़ना पड़ जाएंगे, और मुझे यकीन है वो आ जाएंगी। लेकिन अभी ये वलीमा बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ कराची के फ्रेंड सर्कल में सबको पता चल जाए, और नाबिया का रुतबा भी सबको पता चल जाए। अरबाज खान ने अपनी प्लानिंग बताई। और वैसे भी जब दीजे आ जाएंगी तो एक बार फिर से ग्रैंड सेरेमनी कर लेंगे। किस दिल से? खानम ने यह कहा। ये बस वही जानती थी। शामी ने एक नज़र नाबिया को दिखा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुस्कुराते हुए माँ बाप से कहा, और इन दोनों के चेहरे पर एक मखसूस चमक थी जो शामी न देख पाया। औलाद को माँ बाप पे भरोसा होता है, और दुनिया के सब लोगों के साथ चाल चल सकते हैं, लेकिन औलाद के साथ नहीं। लेकिन वालिदैन अरबाज और खानम जैसे होते हैं जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए औलाद का भी इस्तेमाल बखूबी करते हैं। कमल, क्या कर रही हो? मामा सफ़ेद कपड़ों में उसकी मामा इससे नाराज़ सी थी। मामा आप? कमल के आंसू बह निकले। कमल अपने मकसद को पाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब क्यों किया? वो दुखी थी। नहीं मामा, कमल के आंसू बहे जा रहे थे। वहीं रुको,
کنول ماں کی طرف بڑھنے لگی کہ ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ یہ شخص، اس کا کیا قصور؟ اسے کیوں مہرا بنایا؟ ایک شخص کا ہاتھ تھامے اسے کنول کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کنول کے تو دل کی دھڑکن ہی رک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں آفتاب تھا جو ایک ٹک کنول کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ ہے تب یہ بھی بچہ تھا۔ اسے کیا پتا کیا ہوا، اس کا استعمال کیوں کیا؟ پاس کھڑی ماں نے جواب مانگا۔ کنول نے پلٹ کے ماں کی طرف دیکھا جو اب آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کنول ان کے پیچھے بھاگی لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آفتاب بھی نہیں تھا۔ ہر طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بس بھاگے چلی جا رہی۔ ماما ماما پلیز واپس آ جاؤ ماما پلیز۔ وہ روئے جا رہی تھی اور روتے ہوئے بستر سے بھی اٹھ گئی۔ وہ اب باقاعدہ چلانے لگی تھی کہ آفتاب کی آنکھ گل گئی۔ وہ بیڈ سے نیچے گر جاتی۔ آفتاب نے ایک جست میں سے جا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مسلسل مچلے جا رہی تھی۔ ماما ماما مت جائیں، مجھے چھوڑ کے پلیز مت جائیں۔ وہ آنکھیں بند کیے روتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی لیکن آفتاب کی گرفت سخت تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس نے کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے۔ کنول کچھ نہیں ہوا ماما، وہ آئی تھیں۔ دھیرے سے آنکھیں کھولتے روتے ہوئے آفتاب کے آگے وہ کھلنے لگی۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ کنول مزید بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیوں ناراض ہیں وہ؟ آفتاب کی گھمگیر آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ آنکھیں پھاڑے وہ حیرت سے اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھنے لگی۔ یہ شخص، اس کا کیا قصور؟ اسے کیوں مہرا بنایا؟ الفاظ کی بازگشت پھر سے ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے کہتے ہی کروٹ بدلی۔ جب وہ یہ سب کچھ ہوا تب یہ بھی بچہ تھا۔ اسے کیا پتا کیا ہوا، اس کا استعمال کیوں کیا؟ آنکھیں بند کیں تو پھر سے سب دماغ میں گردش کرنے لگا۔ یہ بچہ وہاں رہا جہاں میری جگہ تھی۔ اس بچے نے حق مارا، اس ایک ماں کی بچی کا۔ کنول کی آنکھیں پھر سے خاموش آنسو گرانے لگیں اور اس کی سزا اس شخص کو ضرور ملے گی۔ ہاتھ کی بیک سے آنسو پونچھتے وہ مضبوط انداز میں خود سے عہد کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفتاب کا دماغ اس کی باتوں پہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ضرور کوئی بات، کوئی گہرا راز ہے جو کنول نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں؟ لائٹ آف کرتے اس کے پاس بستر پر آتے، نابیہ کی خاموشی کو نوٹ کرتے وہ بالآخر بیٹھا۔ شامیر مومانی جان، اتنی آسانی سے کیسے یہ سب؟ کیا واقعی وہ دل سے یہ سب اگر کر رہی ہیں تو یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انابیہ کا ہاتھ پیار سے تھاما تو اس نے اپنا سر شامیر کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ دیجیے کی کمی امی ابو کوئی بھی تو نہیں ہوگا؟ عجیب سا لگ رہا ہے سب۔ انابیہ کی چھٹی حصے سے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ابھی کے لیے جو ہو رہا ہے ہو جانے دو، ہمارا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، انابیہ گھمگیر انداز میں کہتا وہ انابیہ کا دل دھڑکا گیا۔ لو دیتی آنکھیں انابیہ زیادہ دیر ان میں نہ دیکھ سکی تو نظریں جھکا لیں۔ شامیر نے اپنا چہرہ انابیہ کے بالوں میں چھپایا، آنکھیں موندی وہ اس کے وجود کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ شامیر کے دہکتے لب اپنی گردن پہ محسوس ہوئے تو وہ تڑپ ہی گئی۔ شامیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے کہتے ہی اپنے اوپر اوڑھ کے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کے دھڑکتے دل کے ساتھ خود ہی چھپا لیا۔ شامیر نے نفی میں سر ہلایا۔ جانے خان، صرف آج تک جو چاہے کر لو، کل سے ایک نہیں سنوں گا، سمجھی؟ اپنے پیچھے شامیر کی سخت آواز پہ اس نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالا کہ اتنے میں شامیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ ذرا کا ذرا سر اٹھا کے شامیر کو دیکھنا چاہا۔ آن سو جاؤ ورنہ اس کی بات ادھوری رہ گی۔ انابیہ نے سر جھکا کے آنکھیں موند لیں۔ شامیر نے اسے مزید خود میں بیچا لیکن انا کی ہمت نہ ہوئی کوئی بھی مزاحمت کرنے کی۔ شامیر انا کو شاپنگ کروانے بہت بڑے مال لایا تھا، یہ بھی خانم کا حکم تھا۔ شامیر پلیز اب تھک گئی ہوں، پلیز گھر چلیں، انا نے تھکے انداز میں کہا۔ چلتے ہیں۔ شامیر نے موبائل کان سے لگایا۔ کیسے فون کر رہے ہیں؟ ہاتھ سے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے پوچھا۔ شامیر نے وہ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ آفتاب بھائی کو جب سے آئے ہیں ایک بار بھی ملاقات ہوئی، گھر بھی نہیں آ رہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ میں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے، وہ واقعی گھر نہیں آتے۔ انابیہ بھی پریشان ہوئی۔ چلو بعد میں کال کرتا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہوگی۔ شامیر کو اس کے چہرے پہ پریشانی اچھی نہ لگی۔ بھوک تو واقعی بہت لگی۔ انا نے مسکراتے ہوئے ہونٹ پھیلا کے کہا۔ تو شامیر اسے ایک بڑے ریستوران میں لے کے آیا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور اب گھر بھر میں ریسیپشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ پارلر والی نے گھر ہی آنا تھا انابیہ کو تیار کرنے، بس شامیر کی شاپنگ ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ تم آرڈر دو، میں 1 منٹ آیا۔ فون آتا دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھا۔ انابیہ مینیو دیکھتی شامیر کا انتظار کرنے لگی لیکن شامیر واپس نہ آیا۔ کافی دیر
गुजर गई, वो वापस ना आया। नाबिया अपनी जगह से उठी और जहाँ शामिर गया था वहाँ पहुँची, लेकिन उस तरह कहीं भी शामिर नज़र ना आया। वो बहुत परेशान होगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं शामिर? नाबिया की आंखों में पानी भरने लगा। तभी उसके मोबाइल पे बिप हुई। नाबिया, इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना पड़ा, कुछ देर तक ड्राइवर पहुंचता होगा, तुम इसके साथ आ जाना। शामिर के नंबर से आए मैसेज को पढ़ते उसकी आंखों में आंसू भर गए। चुपके से आंसू साफ किए और वापस टेबल की जानिब बढ़ी और ड्राइवर का वेट करने लगी, जबकि अब कुछ भी खाने को जी ना चाहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी ड्राइवर ना आया, बल्कि सामने आफताब आता दिखाई दिया। आफताब भाई आप? नाबिया को कुछ हौसला हुआ, अपनी जगह से फ़ौरन उठी। चलो। नाबिया चेहरा स्पष्ट था। आफताब भाई? शामिर वो कहाँ है? नाबिया के दिल को कुछ हुआ। आज का उनका रिसेप्शन था ना, फिर रात, इतनी रात होगी। नाबिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो घर पे है। आफताब ने नज़रें चुराईं। वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे और मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे। गाड़ी में बैठते गिला किया। आफताब ने लब बीचे और गाड़ी स्टार्ट की। सारा रास्ता खामोशी से कटा। क्या बात है आफताब भाई, आप चुप चुप हैं? सब ठीक है ना? नाबिया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आफताब ने एक नज़र नाबिया पे डाली और गाड़ी रोकी। ये आप कहाँ ले आए हैं? ये खानविला तो नहीं, ये मेरा घर है। नाबिया, आओ अंदर चलते हैं, बात करते हैं। आफताब ने नज़रें चुराते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? मैं क्यों आपके साथ अंदर जाऊं? मुझे खानविला लेके चले, मेरे घर। नाबिया को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मोबाइल पे आती कॉल को देखते आफताब ने फ़ोन नाबिया की तरफ बढ़ाया। शामिर कॉलिंग। शामी? अनाबिया की अपने आवाज़ भी सुनाई ना दी। अना, जैसे आफताब भाई कहते हैं वैसे, बस वैसे करो, मैं पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ, बस तब तक खुद को संभाल लेना। मेरी बहन। शामी का लहजा नम था। क्या क्या हुआ? सब ठीक है ना? अम्मी अब्बू? अनाबिया को इनकी फ़िक्र हुई। यहाँ सब ठीक है बेटा, बस आप फ़िक्र ना करना, शामी पहुँच जाएगा कुछ ही देर में। आप आफताब के पास ही रहना। जमीला खातून की रोती आवाज़ इनके कानों से टकराई। आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अनाबिया की आंखों में आंसू से भरने लगी। आफताब ने गहरा सांस खारिज किया। अनाबिया, शामिर? क्या हुआ शामिर को? वो ठीक तो है ना? डरते हुए कहा। शामिर ने निकाह कर लिया अरूज से, बिल आखिर कह दिया। अनाबिया को अपने कानों पर यकीन न आया। एक लम्हे को वह डगमगाने घर गिरने लगी कि आफताब ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया, जबकि रेलिंग के पास खड़ी कमल ने आंखें छोटी करते इन दोनों को घूर के देखा और नीचे इनकी जानिब बढ़ी। संभालो खुद को अनाबिया। आफताब शर्मिंदा था बहुत खुद से। आप कह दें आफताब भाई कि ये सब झूठ है। अपनी रुकती सांसों के साथ अनाबिया बस इतना ही बोल पाई। दूसरी तरफ फ़ोन पे फ़याज़ सुल्तान हेलो हेलो करते रह गए। ये सच है नाबिया, शामिर ये सब करेगा? मैं सोच भी नहीं सकता था। आफताब ने लब बीचे। कमल जो सुबह से घर पे ही थी, इसे बुखार था। आज सारा दिन इसने घर रह के गुजारा था। ये और बात थी कि आफताब की 2 कॉल्स और एक मैसेज जिसे आया था कि वो ऑफिस आए, लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया। बाहर जाने लगी तो सादी जिन की तरह साथ चिपक गया, जिसकी वजह से वो कहीं भी ना जा सकी और गुस्से में घर ही रही। अलबत्ता फ़ोन पे अपने राब्ते बहाल रखे। रात को आफताब को आता देखकर 2 टोक बात करने वाली थी, लेकिन साथ में कोई और लड़की देखकर वो बुरी तरह चौंकी। अब जबकि उसकी कुछ बातें वो सुन चुकी थी, तो वहीं पास खड़े अफसोस से सर कंटिन्यू